नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिनग्रो हब पर। मेरा नाम है सजल नागपाल और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। इस वीडियो में हम आइशर मोटर्स का एक ब्रीफ फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। इस कैसे एक छोटी सी कंपनी बन गई है रॉयल एनफील्ड जैसा बड़ा ब्रांड। जानेंगे कौन है उसकी मैनेजमेंट और कैसा है इसका बिजनेस मॉडल, कौन से इंडस्ट्री और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इस कंपनी को, और आखिर में इवैल्यूएट करेंगे इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन को। दोस्तों, आज हम रॉयल एनफील्ड को एक ग्लोबल लाइफस्टाइल ब्रांड के रूप में जानते हैं, लेकिन उसकी कहानी शुरू होती है ट्रैक्टर बेचने वाली इंडियन कंपनी से। ये स्टार्ट हुआ 1948 में, जब मनमोहन लाल जी ने स्टार्ट करी गुड अर्थ कंपनी। उनका विजन था इंडिपेंडेंट इंडिया के इंडिपेंडेंट फार्मर्स को एक रिलायबल मशीनरी सोल्यूशन प्रोवाइड करना। ये एक लैंडमार्क मोमेंट था, सिर्फ आइशर के लिए नहीं, इंडिया के लिए भी। उन्होंने जर्मनी के आइशर ब्रांड के साथ पार्टनरशिप की और 1959 में बनाया इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस ट्रैक्टर। उसके बाद लीडरशिप आई विक्रम लाल जी के हाथ में, मनमोहन लाल जी के बेटे। उन्होंने आइशर को 13 डिफरेंट बिजनेसेस में एक्सपैंड किया। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर कंपोनेंट्स, कमर्शियल व्हीकल्स, फुटवेयर, गारमेंट्स एटसेट्रा। 93-95 के बीच ही आइशर ने एनफील्ड इंडिया का 60% स्टेक एक्वायर किया था। एनफील्ड इंडिया वो कंपनी थी जो 1955 से रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स को इंडिया में बना रही थी, जब ब्रिटिश कंपनी ने लाइसेंस दिया था। ओरिजिनली रॉयल एनफील्ड यूके 1971 में ही बंद हो गई थी, लेकिन इंडिया ऑपरेशंस चलते रहे और इवेंचुअली आइशर ने एनफील्ड इंडिया पे पूरा कंट्रोल ले लिया। तब के समय में रॉयल एनफील्ड एक स्ट्रगलिंग ब्रांड था। पुअर रिलायबिलिटी, आउटडेटेड बाइक्स और गिरती हुई सेल्स। इसके बाद कंपनी की कमान संभालते हैं सिद्धार्थ लाल, विक्रम लाल जी के बेटे और एक थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर। अर्ली 2000s में उन्होंने कंपनी का एक इंटरनल ऑडिट करवाया। उन्होंने देखा कि कंपनी की डाइवर्सिफिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग, बट कंपनी कहीं पर भी लीडर नहीं थी। इस ऑडिट के बाद उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया, 13 बिजनेस बंद और फोकस रहेगा सिर्फ 2 बिजनेसेस पे। वो 2 बिजनेस जो उन्होंने रिटेन करने के लिए सोचे वो थे रॉयल एनफील्ड और कमर्शियल व्हीकल। रॉयल एनफील्ड एक ऐसा ब्रांड था जिसमें डिजाइन, लेगेसी और इमोशन था। उन्होंने बाइक्स का डिजाइन रिटेन किया, ग्लोबल शोरूम नेटवर्क बनाया और इंजन की क्वालिटी इंप्रूव करी और बना दिया रॉयल एनफील्ड को एक ग्लोबल लाइफस्टाइल ब्रांड। कमर्शियल व्हीकल्स के लिए 2008 में आइशर ने एक 50-50 जेवी बनाया वोल्वो के साथ, जिसका नाम था वीई कमर्शियल व्हीकल्स, जो ट्रक और बसेस में इनोवेशन और क्वालिटी का बेंचमार्क बन गया। मुझे रॉयल एनफील्ड की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि आज के टाइम भी हम न्यूज में सुनते हैं किसी फॉरेन कंपनी ने इंडियन ब्रांड को एक्वायर कर लिया, लेकिन उस समय एक इंडियन कंपनी ने एक फॉरेन ब्रांड को सिर्फ एक्वायर ही नहीं किया, बल्कि रिवाइव भी किया और बना दिया है ग्लोबल लेगेसी ब्रांड। तो ये तो हुई आइशर मोटर्स की एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी। लेकिन जब भी हम किसी कंपनी को फंडामेंटली एनालिसिस करते हैं, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उस कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस करना, यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चेक करना। हम मैनेजमेंट को डायरेक्टली जानते तो नहीं है, लेकिन हम मैनेजमेंट की सोच को जान सकते हैं। वो जानने के लिए हमें देखनी पड़ती हैं एनुअल रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स और कॉन कॉल्स। तो जब मैंने ये वीडियो बनाने के लिए इस कंपनी की थोड़ी रिसर्च करी, तो मुझे ये कंपनी इन्वेस्टर फ्रेंडली ही लगी। कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू तो नहीं दिखा, बस एक इशू था जो मैं हाईलाइट कर देना चाहता हूँ, और ये भी कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। 2021 में कंपनी ने प्रपोज किया था कि सिद्धार्थ लाल जी को फिर से एमडी बनाया जाए, लेकिन एक सैलरी हाइक के साथ। लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ने अपोज किया कि इतनी सैलरी हाइक पोस्ट पैंडेमिक ठीक नहीं है, तो कंपनी ने इस पर तुरंत एक्शन भी लिया और सैलरी हाइक को रिवोक कर दिया। करंट डेट में आइशर मोटर्स के सीईओ एंड एमडी हैं बी गोविंदराजन जी, जो कि इंजीनियर हैं और इस कंपनी में 1995 से जुड़े हुए हैं। और सिद्धार्थ लाल जी अब फोकस करते हैं सिर्फ ब्रांड स्ट्रैटेजी और एक्सपेंशन पे। ऑल इन ऑल आइशर मोटर्स की इन्वेस्टर कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी फेयर ही दिखाई देती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर आइशर मोटर्स के बिजनेस मॉडल को हम ब्रेकअप करें तो उसमें 2 बिजनेस सेगमेंट्स निकल कर आती हैं। एक है रॉयल एनफील्ड और दूसरा है वीई कमर्शियल व्हीकल्स। रॉयल एनफील्ड सिर्फ 250 सीसी से 750 सीसी की मिड साइज प्रीमियम मोटरसाइकिल्स बनाता है, एक ऐसी कैटेगरी जहां परफॉर्मेंस के साथ साथ ब्रांड एक्सपीरियंस इक्वली इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रोडक्ट रेंज है क्लासिक 350, हंटर 350, बीटीओर 350, इंटरसेप्टर 650, हिमालयन 450, शॉटगन 650 और आइकॉनिक बुलेट 350। इंडिया में कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स चेन्नई रीजन में लोकेटेड हैं, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 12 लाख बाइक्स पर ईयर। और ऐसा नहीं है कि ये सारी बाइक्स इंडिया में ही बिकती हैं। FY24 में एक्सपोर्ट्स 9.51% ऑफ द टोटल टर्नओवर थी। एक्सपोर्ट सप्लाई चेन को फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए रॉयल एनफील्ड के पास इंडिया के बाहर 5 कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट्स हैं।
इसका मतलब इंडिया से पूरी बाइक्स बनकर एक्सपोर्ट नहीं होती, बल्कि उनके पार्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। ये सीकेडी यूनिट्स अर्जेंटीना, कोलंबिया, ब्राजील, थाईलैंड और नेपाल में लोकेटेड हैं और वहीं बाइक्स फाइनल असेंबल होती हैं। इंडिया में भी कंपनी के पास 2000 प्लस रिटेल टच पॉइंट्स हैं। रॉयल एनफील्ड के पास 2 R&D सेंटर्स भी हैं, एक इंडिया में और एक यूके में। FY 23-24 में कंपनी ने 462 करोड़ R&D पर खर्च किए थे। रॉयल एनफील्ड के कस्टमर्स टिपिकली डेली कम्यूटर्स नहीं होते। ये वो लोग हैं जो बाइक सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल करने के लिए नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल और एडवेंचर के लिए खरीदते हैं। और इसी ब्रांड वैल्यू की वजह से रॉयल एनफील्ड अपने कस्टमर से प्रीमियम चार्ज ले पाता है। किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल तभी एफिशिएंट होता है जब उसका डीलर और सप्लायर इकोसिस्टम स्ट्रांग हो। FIDA के 2023 के सर्वे में रॉयल एनफील्ड को सेकंड रैंक मिला था डीलर सेटिस्फैक्शन में, जो बताता है कि इनका डीलर इकोसिस्टम स्ट्रांग है। सप्लायर ऑनबोर्डिंग और क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम भी रोबस्ट और स्टैंडर्डाइज्ड है, जो इंश्योर करता है कंसिस्टेंट बिल्ड क्वालिटी। चलिए अब बात करते हैं आइशर मोटर्स के दूसरे बिजनेस पर, जो है VE कमर्शियल व्हीकल्स। VE कमर्शियल व्हीकल्स एक जॉइंट वेंचर है वॉल्वो ग्रुप और आइशर के बीच में, जहां वॉल्वो लेकर आता है टेक्नोलॉजी और आइशर लेकर आता है इंडिया मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग। पर इस जॉइंट वेंचर में एक बात डिफरेंट है। आपने एक जेवी के बारे में तो सुना ही होगा, हीरो होंडा। तो हीरो होंडा जो था वो हीरो होंडा के नाम से ब्रांड करता था अपने आप को, मतलब जब उनकी बाइक्स आती थी तो हीरो होंडा के नाम से आती थी। लेकिन आइशर और वॉल्वो के जेवी में आइशर अपने प्रोडक्ट्स बनाता है और वॉल्वो अपने प्रोडक्ट्स बनाता है। ये बस अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज एक्सचेंज करते हैं। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो 2 सेपरेट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैं, एक आइशर ब्रांड के अंडर और दूसरा वॉल्वो ब्रांड के अंडर। आइशर ब्रांड के अंडर आते हैं आइशर ब्रांडेड लाइट ड्यूटी ट्रक्स, लाइट एंड मीडियम ड्यूटी ट्रक्स, हेवी ड्यूटी ट्रक्स, एम्बुलेंसेज एंड बसेस, और वॉल्वो ब्रांड के अंडर आते हैं प्रीमियम ट्रक्स एंड बसेस। अगर हम बात करें तो इस सेगमेंट का कस्टमर बेस बिल्कुल ही डिफरेंट है। जहां रॉयल एनफील्ड के B2C कस्टमर्स थे, यहाँ आइशर के ट्रक्स और बसेस के B2B कस्टमर्स हैं। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में कंपनी का जो मेजर कस्टमर बेस है वो है स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट ट्रांसपोर्टर। लेकिन यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो B2B हैं। बेसिकली जो भी वो परचेज आइशर से करते हैं उससे वो अपना अलग बिजनेस बनाते हैं, और जब भी आप कोई बिजनेस बनाते हैं तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी मेन होती है। तो जो आपका प्रोडक्ट जो आप परचेज करते हो वो काफी कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए और वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। इसीलिए आइशर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में कंपनी के पास बहुत ज्यादा प्राइसिंग पावर नहीं है। तो ये था एक ब्रीफ आइशर मोटर्स के कंप्लीट बिजनेस मॉडल का। हमने आइशर मोटर्स का बिजनेस मॉडल तो समझ लिया, लेकिन किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए उसके आसपास का मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जानना बहुत जरूरी होता है। तो अब हम देखते हैं आइशर मोटर्स को कौन से मैक्रो और इंडस्ट्री फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ग्लोबल ग्रोथ का जो एस्टिमेट है वो 2.3 से 2.4% ही है, लेकिन इंडिया की ग्रोथ यानी कि इंडिया का GDP एस्टिमेटेड है कि 6.3 से 6.4% के आसपास बढ़ेगा। इसका मतलब इंडिया अभी भी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, और हमारा पर कैपिटा इनकम भी जो अभी $2800 के आसपास है वो 2026 तक $3200 के आसपास हो जाएगा। और जब इनकम बढ़ती है तो लाइफस्टाइल भी अपग्रेड होता है। जो साइकिल चलाता है उसकी एस्पिरेशन होती है वो मोटरसाइकिल चलाए, और जो मोटरसाइकिल चलाता है उसकी एस्पिरेशन होती है कि वो प्रीमियम मोटरसाइकिल चलाए या फिर गाड़ी चलाए। नाउ इफ वी ब्रेक डाउन द टू व्हीलर इंडस्ट्री, तो हमें देख के पता लगता है कि FY 24 में 17.5 मिलियन यूनिट्स बिके थे टू व्हीलर्स के, जो कि बढ़कर FY 25 में 18.8 मिलियन हो गए, जो कि लगभग 7.5% की ग्रोथ है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि रूरल डिमांड अर्बन डिमांड से ज्यादा ग्रो हुई है। रूरल डिमांड वाज 8.4% whereas अर्बन डिमांड वाज 6.7%। एंड अगर आप नोटिस करेंगे तो रॉयल एनफील्ड का मार्केट शेयर पिछले साल और इस साल बिल्कुल सेम रहा है। 4 व्हीलर सेगमेंट की तरह 2 व्हीलर्स में भी द इमर्जिंग एरिया इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसमें भी अगर हम कंपेयर करें तो EV 2 व्हीलर व्हीकल्स जो FY 24 में सेल हुई वो थी 9.5 लाख, जो कि इंक्रीज होकर FY 25 में 11.5 लाख हो गई। बट आइशर मोटर्स तो कोई सब्सटैंशियल शेयर EVs में है ही नहीं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। सिमिलरली अगर हम कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को भी कंपेयर करें तो FY 24 से FY 25 में मार्जिनल ग्रोथ आई है, बट द गुड पार्ट इज कि आइशर मोटर्स का इसके अंदर मार्केट शेयर बढ़ा है। तो अगर हम ट्रेंड देखें तो इस सेक्टर में कोई बम्पर ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन जितनी इंडिया की GDP ग्रो करेगी उतनी डिसेंट ग्रोथ इस सेक्टर को मिल जाएगी। चलिए अब डिस्कस करते हैं आइशर मोटर्स के फाइनेंशियल्स को। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जो शेयर का प्राइस है वो उसके फंडामेंटल्स को ही फॉलो करता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप किसी बच्चे से पूछें
कि आपने 10th की पढ़ाई कैसे की, तो वो आपको बताएगा कि मैं रात को जाग कर पढ़ा, फिर कभी सुबह उठकर पढ़ा, मैंने मैथ्स पढ़ी, मैंने इंग्लिश पढ़ी, मेरी मैथ्स वीक थी, मेरी इंग्लिश अच्छी थी। वो सारी कहानी बताएगा आपको। फिर ये भी बताएगा कि ये वाला एग्जाम टफ आया, ये एग्जाम लेंदी था, ये एग्जाम छूट गया। लेकिन एंड में मैटर करेगा उसके मार्क्स कितने आए रिपोर्ट कार्ड में, क्योंकि जो एडमिशन होंगी वो उस मार्क्स पे होंगी। ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलने वाले डेटा को आप कंपनी का रिपोर्ट कार्ड समझिए। आज जब मैं आइशर को देख रहा हूँ तो ये कंपनी लगभग 1.5 लाख करोड़ की है और 32 के पीई पे ट्रेड हो रही है। इसका प्राइस टू बुक रेशियो लगभग 7.3 के आसपास है। अगर हम इसका आज का प्राइस इसके हिस्टोरिकल मीडियन पीई से कंपेयर करें तो इसका 3 ईयर मीडियन पीई है 32.1, 5 ईयर मीडियन पीई है 35.8 और 10 ईयर मीडियन पीई है 38.9। तो आज की डेट में स्टॉक अपने हिस्टोरिकल पीई से सस्ता ट्रेड हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम प्राइस टू बुक को कंपेयर करें तो ये अपने 3 ईयर और 5 ईयर मीडियन प्राइस टू बुक रेशियो से तो ऊपर ट्रेड हो रहा है, लेकिन अपने 10 ईयर मीडियन प्राइस टू बुक रेशियो से नीचे ही ट्रेड हो रहा है। अगर हम पिछले 10 ईयर्स को कंपेयर करें तो हमें दिख रहा है कि आइशर का प्रॉफिट कंपाउंडेडली 23% पे बढ़ा है, लेकिन स्टॉक सिर्फ 11% बढ़ा है। इसका मतलब है इस स्टॉक में एक पी कॉन्ट्रैक्शन हुई है। इन जनरल एज शेयर होल्डर्स हमें प्रॉफिट ग्रोथ से ज्यादा ईपीएस ग्रोथ मैटर करनी चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसे कभी हम डिटेल में समझेंगे कि प्रॉफिट ग्रोथ और ईपीएस ग्रोथ कैसे डिफरेंट है। अगर हम इनकी सेल्स ग्रोथ देखें तो लास्ट 10 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ रही है 8%, 5 ईयर्स की रही है 16%, 3 ईयर्स की रही है 22%, लेकिन उसी के सामने 10 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ रही है 23%, 5 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ रही है 21% और 3 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ रही है 41%। लेकिन इसी के सामने अगर हम स्टॉक प्राइस देखें तो पिछले 10 साल में स्टॉक चला है सिर्फ 11% CAGR। जितनी प्रॉफिट ग्रोथ हुई है उतना स्टॉक नहीं चला है। इस स्टॉक ने कभी 70 का पीई भी टच किया था, लेकिन आज ये 31.5 के पीई पे ट्रेड हो रहा है। या दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि मार्केट जितना प्रीमियम वैल्यूएशन इस स्टॉक को 10 साल पहले देता था, आज उतना प्रीमियमली वैल्यू नहीं करता। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मार्केट ने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया कि कंपनी अच्छा ग्रो करेगी, तो इसे एक हायर वैल्यूएशन दे दी, और जब अर्निंग्स आई तो स्टॉक इतना नहीं चला। तो कंपनी का स्टॉक फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा ये डिपेंड करता है कि फ्यूचर ग्रोथ कितनी होगी। अगर हम कंपनी के कैश फ्लोज देखते हैं तो वो हर साल पॉजिटिव है। हर साल कंपनी को ऑपरेटिंग रेवेन्यू आता है जिससे वो डिविडेंड पे आउट कर देती है या फिर इन्वेस्ट कर देती है। कंपनी की डिविडेंड पे आउट रेशियो भी लगातार बढ़ती जा रही है। ये एक पॉजिटिव है कि कंपनी के पास सरप्लस कैश फ्लो है जो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है, या आप कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू कह सकते हैं, कि कंपनी के पास इतना पैसा आ रहा है कि कंपनी को यही नहीं पता कि और ग्रोथ कैसे करी जाए, तो उनको ये बेटर लगता है कि शेयर होल्डर्स को पैसा वापस कर दिया जाए डिविडेंड की फॉर्म में। अगर आप कंपनी की वर्किंग कैपिटल साइकिल देखेंगे तो वो नेगेटिव है। नेगेटिव वर्किंग साइकिल का मतलब ये है, अगर हम मार्च 25 के नंबर्स देखें तो कंपनी के डेटर डेज हैं 11 डेटर डेज का मतलब ये है कंपनी। अगर आप कंपनी की वर्किंग कैपिटल साइकिल देखेंगे तो वो नेगेटिव है। नेगेटिव वर्किंग साइकिल का मतलब ये है कि अपने डीलर्स को या कस्टमर्स को 11 दिन का उधार देती है। और अगर हम कंपनी के इन्वेंट्री डेज देखेंगे तो 55 डेज है। इसका मतलब कंपनी का जो स्टॉक है वो 55 डेज तक उनके गोडाउन में पड़ा होता है। लेकिन नेक्स्ट बात, कंपनी के पेबल डेज है 90। इसका मतलब वो अपने सप्लायर्स को 90 दिन में पेमेंट करते हैं। अगर हम हाइपोथेटिकली समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि आइशर मोटर्स ने अपने सप्लायर से 90 डेज के क्रेडिट पर रॉ मटेरियल खरीदा और उनको कोई पैसे नहीं दिए। रॉ मटेरियल के आने पर उसको मैन्युफैक्चर करा और 55 डेज अपने गोडाउन में रखा, और 55 डेज अपने गोडाउन में रखने के बाद 11 दिन का क्रेडिट डीलर्स को भी दिया और 11 दिन बाद डीलर से भी पैसे ले लिए। और 55 डेज अपने गोडाउन में रखने के बाद 11 + 55 - 90 वो -24, 24 दिन पैसा अपने पास रखा और उसके बाद अपने सप्लायर्स को पेमेंट करी। इसका मतलब ये है कि अगर आइशर मोटर्स के पास कस्टमर खड़ा है और उनके पास प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी भी है, तो उन्हें वर्किंग कैपिटल में और कोई पैसा नहीं डालना, उन्हें अपने सप्लायर से क्रेडिट मिलेगा और अपने कस्टमर को वो प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे। बेसिकली उनको किसी और के पैसे पर ग्रो करना है। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर स्टेक कांस्टेंट है, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स यानी कि एफआईआईज और डीआईज का स्टेक मार्जिनली बढ़ा है और मार्जिनली पब्लिक यानी कि रिटेलर्स का शेयर कम हुआ है। कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है और अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले बहुत ही हाई प्रॉफिट मार्जिन एंजॉय करती है। ये आप इसके नंबर से ही कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे इसे इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ तो आप रॉयल एनफील्ड की सेल्स देखेंगे, ये लगभग रही है 18,500 करोड़ के आसपास और प्रॉफिट था 4700 करोड़। अगर वहीं आप हीरो मोटरकॉर्प जो मार्केट लीडर है उसके नंबर्स देखोगे तो सेल्स रही हैं अप्रॉक्स 41,000 करोड़ और प्रॉफिट रहा है अप्रॉक्स 4300 करोड़। तो आपको दिखेगा आइशर मोटर कितना प्रीमियम मार्जिन एंजॉय करता है।
अगर आप आइशर के ही दोनों बिजनेसेस को कंपेयर करोगे, रॉयल एनफील्ड और वी कमर्शियल व्हीकल्स, तो आपको दिखेगा रॉयल एनफील्ड में एक बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन है कंपैरेटिवली वी कमर्शियल व्हीकल्स के, और कंपनी के 85% प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस रॉयल एनफील्ड से आते हैं। तो मेरे ओपिनियन में रॉयल एनफील्ड कैसा परफॉर्म करेगा वो ज्यादा मैटर करता है कि वी कमर्शियल व्हीकल्स कैसा परफॉर्म करेगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स कंपेयर कर रहे हैं तो इसके अंदर कमर्शियल व्हीकल्स की सेल भी इंक्लूड होगी, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आइशर का वोल्वो ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर है और जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग में जो सेल्स होती हैं वो कंसोलिडेट नहीं होती, सिर्फ प्रॉफिट एड ऑन होता है। अगर आप क्वार्टरली रिलीज में कंसोलिडेटेड पीएनएल देखेंगे तो लाइन आइटम 6 में आपको दिखेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम जॉइंट वेंचर, तो आपको दिखेगा कि ईयर 25 में वी कमर्शियल व्हीकल से 700 करोड़ कमाए हैं आइशर ने और 2024 में कमाए थे 447 करोड़। वी कमर्शियल व्हीकल्स की सेल हमें कंपनी की एनुअल रिपोर्ट से मिलती है जो कि थी 23,548 करोड़। जब मैं आइशर की बैलेंस शीट देख रहा था तो मुझे एक हेड दिखा अदर इन्वेस्टमेंट्स, तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि अदर इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, और अगर आप इसकी अदर इन्वेस्टमेंट्स देखोगे तो आपको दिखेगा कि कंपनी ने रेगुलरली म्यूचुअल फंड्स में काफी इन्वेस्ट किया है। अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे देखकर लगता है कि कंपनी का करंट कैश फ्लो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कंपनी को खुद ही ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही, इसीलिए वो अपने पैसे लगातार म्यूचुअल फंड्स में पार्क कर रहे हैं। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 24% के आसपास है, जो कि काफी अच्छी है। आइशर का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास ही चल रहा है, लेकिन ये फ्यूचर में कितना चलेगा वो डिपेंड करता है कि अर्निंग्स कैसी आती हैं और उस अर्निंग्स में ग्रोथ कितनी आती है। ये 32 का पीई और कॉन्ट्रैक्ट करेगा या स्टॉक 32 के पीई पे ही सस्टेनेबल रहेगा, ये डिपेंड करता है कि फ्यूचर में अर्निंग्स कैसी आती हैं और उस अर्निंग्स में ग्रोथ कितनी आती है। वैसे एक इंडिकेटिव रेशियो होती है जिसका नाम है प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम पीई रेशियो को ग्रोथ रेट से डिवाइड कर देते हैं। अगर पीईजी रेशियो 1 के आसपास आती है तो इसका मतलब उस कंपनी की वैल्यूएशन उसके ग्रोथ के साथ बैलेंस्ड है। वहीं अगर पीईजी रेशियो 1 से कम होता है इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है, और अगर 1 से ज्यादा होता है तो इसका मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड है। आइशर के केस में उसका पीईजी रेशियो 0.78 है, लेकिन ये पीईजी रेशियो कैलकुलेट हुई है उसके ट्रेलिंग पीई और पास्ट ग्रोथ के बेसिस पर। एज एन इन्वेस्टर हमें यही प्रिडिक्ट करना होता है कि स्टॉक की अर्निंग्स में कितनी ग्रोथ आएगी, और इस ग्रोथ को प्रिडिक्ट करने के लिए ही हमें इंडस्ट्री एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, कंपनी के बारे में समझना पड़ता है। मेरा इस वीडियो का बनाने का पर्पस ये था कि मैं आपके सामने सारे फैक्ट्स रख दूं और इन फैक्ट्स के बेसिस पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की कंसल्टेंसी के साथ आप डिसाइड करें कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस वीडियो का सोल पर्पस एजुकेशन है, मेरी कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक को लेकर। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही इस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।